अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सवाल में नवंबर 2019 पेपर 1 वेरिएंट 2 एएस लेवल के पास पेपर्स के 10 और एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है सोल ट्रेडर हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, व्हाट वाज द टोटल इफेक्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैरेज इनवर्ट्स की। कैरेज इनवर्ट्स का क्या मतलब होता है? कैरेज इनवर्ट्स का मतलब होता है कि गुड्स लाने की कॉस्ट और ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करी जाती है, यानी कि ये 4820 जो है वो मेरे कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ करेगा। गुड्स फॉर ओन यूज़, गुड्स फॉर ओन यूज़ यानी कि ड्राइंग्स की एंट्री पास होती है। ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। इससे हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगा क्योंकि परचेजेस की वैल्यू कम होगी। रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न यानी कि हमने जो है वो जो चीज़ ख़रीदी थी उस चीज़ को वापस कर दिया, विच मीन्स कि हमारी परचेजेस कम होगी और हमारी जो डबल एंट्री होगी वो क्या कहते हैं पेबल्स डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। और इसकी वजह से हमारे पास जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा वो भी रिड्यूस होगा क्योंकि परचेजेस कम होंगे। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो जब ये इन्वेंट्री कम हो जाएगी तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। 2750 यानी कि 610 नेट आंसर आ रहा है। 610 का नेट इंक्रीज़ होगा, विच मीन्स 11 का आंसर ए होगा। 12 पर चलते हैं। सोल ट्रेडर्स पर्सनल एक्सपेंसेस हैड बीन पेड आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट एंड इंक्लूडेड इन हिज इनकम स्टेटमेंट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द प्रॉफिट एंड कैपिटल। एक सोल ट्रेडर था, उसके घर के या पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे हो रहे हैं और उसको मैं इनकम स्टेटमेंट में भी इंक्लूड कर रहा हूँ, यानी कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि बिज़नेस के बैंक अकाउंट से एक तो पेमेंट कर रहा हूँ घर के खर्चों की, दूसरी बात यह है कि मैं इनकम स्टेटमेंट में उसको एज एन एक्सपेंस भी दिखा रहा हूँ। अगर घर के खर्चे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो वो बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं है और वो बिज़नेस के इनकम स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर वो एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो एक्सपेंसेस ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस होंगे, तो जो प्रॉफिट्स होंगे वो अंडर स्टेटेड होंगे। यानी कि आंसर सी एंड डी में से कोई एक हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता, बिकॉज जब एक्सपेंसेस आपने गलती से ज़्यादा दिखा दिए तो प्रॉफिट्स आपके गलती से अंडर स्टेट हो रहे होंगे। अच्छा, कैपिटल पर क्या इम्पेक्ट होगा? अब ज़रा इसको गौर से समझिएगा। देखें, बिजनेस से पैसे निकाले, करेक्ट, बिजनेस बैंक अकाउंट क्रेडिट करना था, पैसे निकाले और ड्राइंग्स रिकॉर्ड करनी थी, ड्राइंग्स रिकॉर्ड करनी थी। देखिए, आपको एंट्री क्या पास करनी थी? आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। आपने एंट्री पास क्या कर दी? बिजनेस एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना? तो हुआ ये कि आपको करना चाहिए था ये, आपने करा है ये, जो कि गलत है। लेकिन कैपिटल पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा ये ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए, अगर आप ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करते, अगर आप ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करते तो आपका कैपिटल क्या होता? सर, रिड्यूस हो जाता, कम हो जाता। यानी कि जिस चीज़ से कैपिटल कम होता वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन आपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा 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 डेबिट कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा? प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट्स आके एंड में कैपिटल में ऐड होते हैं, तो वो एडिशन जो होगा वो भी रिड्यूस्ड अमाउंट पर होगा, तो इफेक्टिवली वो कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। यानी कि एक जो सही तरीका है उससे नहीं, लेकिन गलत तरीके से इवेंचुअली आपका कैपिटल जो है वो जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, यानी कि कैपिटल पर नो इम्पैक्ट होगा, विच मीन्स 12 का आंसर सी होगा। ठीक है जी। देखें, आपके एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए थे ना, आपने जब वो रिकॉर्ड कर लिए तो उसने आपके कैपिटल्स को कम कर दिया, कैपिटल्स को कम कर दिया तो जितना कम होना चाहिए उतना कम हो गया। ड्राइंग्स के जरिए नहीं हुआ लेकिन दूसरे जरिए से हो गया, जिस एरर की वजह से ओवरऑल आपका कैपिटल जो है वो चेंज नहीं हो रहा होगा। 13 की बात करते हैं। वेयर हाउस वॉज डैमेज बाई फायर ऑन 31 मार्च एंड सम ऑफ द इन्वेंट्री वॉज डिस्ट्रॉइड। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। Inventory at cost on 1st January, inventory at cost on 31st of March after fire, sales during the period, purchases during the period. The business uses a markup of 33.33%. What was the value of the inventory destroyed in fire? कितनी इन्वेंट्री आग में जल गई थी? ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मार्कअप को समझ लें। मार्कअप को मैं बड़े आसान तरीक़ों से समझाता हूँ। मार्कअप अगर 33.33% है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ 100 की ख़रीदी थी, अगर आपने कोई चीज़ 100 की ख़रीदी थी तो उसमें आपने प्रॉफिट ऐड किया 33.33,
और उसको आपने बेचा होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कि 133.33। ये मार्कअप का सिंपल मतलब है। मार्कअप का मतलब ये है कि आपने कॉस्ट में कितना ऐड कर और उसको बेचा होगा। तो एक रेशियो डेवलप कर लो कि अगर यार कोई चीज़ मैंने 100 की ख़रीदी होगी तो उसमें मैंने 33.33 का प्रॉफिट ऐड किया होगा और उसको मैंने 133.33 में बेचा होगा। ये रेशियो नज़र आता है। अगर मैंने कोई चीज़ 100 की ख़रीदी होगी तो उसमें मैंने 33.33 जो है वो प्रॉफिट का ऐड किया होगा और मैंने इसको बेचा होगा 133.33 में। ये रेशियो डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपकी जो सेल्स है वो 14,700। ठीक है जी। अगर आपको ये मालूम करना है कि ये जो चीज़ आपने 14,700 में बेची है वो कितने की ख़रीदी थी, तो देखिए 14,700 133.33 पोर्शंस बताता है। 14,700 133.33 पोर्शंस बताता है। 14,700 133.33 पोर्शंस है। 14,700 133.33 पोर्शंस है। अगर आपको 100 पोर्शंस मालूम करने हैं तो आप करोगे ये कि 14,700 को डिवाइड कर दो 133.33 से, बिकॉज 14,700 133.33 पोर्शंस है। तो जब मैं इसको 14,700 को 133.33 से डिवाइड करूँगा तो एक सिंगल पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 पोर्शन से, तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी जो कि 11,025.28 है। ठीक है जी। ये सिंपल तरीका आपने यूज़ करना है। 14,700 133.33 हिस्से थे रेशियोज़ के हिसाब से, तो आपने 14,700 को 133.33 से डिवाइड किया, और अगर आपको कॉस्ट यानी कि 100 हिस्से ढूंढने हैं तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 14,700 को जब मैंने 133.33 से डिवाइड किया तो एक हिस्से की वैल्यू आई। 100 हिस्से की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। सर क्या प्रॉफिट निकालना होता तो भी ऐसे आ जाता? हाँ, 14,700 कितने हिस्से हैं? 133.33 डिवाइड कर दो, क्या आएगा? एक हिस्से की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 33.33 यानी कि 33.33 हिस्सों की वैल्यू आ जाएगी। और इसको प्रूव भी कर लो। अगर आपने कोई चीज़ 11,025.28 की ख़रीदी है और आपका मार्कअप 33.33% है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका मतलब ये होता है कि यार जो चीज़ आपने 11,025.28 की ख़रीदी होगी उस पर आप 33.33% प्रॉफिट रख रहे होगे, यानी कि आपका प्रॉफिट होगा 3674.724। ऊपर वाला ही आंसर आया। और आप बेच कितने में रहे होगे? कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दो, देखो मैच कर रहा है आंसर। पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ इस सवाल में हमें ये करनी है कि देखिए आपके पास साल के शुरू में इन्वेंट्री कितनी थी? सर 6,000 थी। ठीक है। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी इन्वेंट्री खरीदी? सर 9,500 की इन्वेंट्री खरीदी। उसमें से बेच कितने की इन्वेंट्री थी? सर 14,700 की। 14,700 उसकी सेलिंग प्राइस थी। आपके पास गोडाउन में तो इन्वेंट्री कॉस्ट पर पड़ी हुई होती है, तो जो आपने इन्वेंट्री बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी? 11,025.28। इसका मतलब आपके पास इन्वेंट्री बची हुई कितनी होनी चाहिए? देखिए साल के शुरू में इतनी थी, इतनी मैंने खरीदी, इतनी मैंने बेच दी, तो बची हुई होनी चाहिए 4,474.724 की इन्वेंट्री। ये आपके पास होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आग लग गई थी और कुछ इन्वेंट्री जल गई थी, तो आपने जब वेयर हाउस देखा तो उसमें तो 3200 की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये हो गया कि 1274.724 या 1275 की लगभग इन्वेंट्री जो है वो जल गई होगी, और ये आपका आंसर होगा। तभी कम है ना इन्वेंट्री। 14 पर चलते हैं। पी एंड क्यू आर एंड पार्टनरशिप आर वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 जुलाई एंड द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग P, Q and R was 2:1 respectively. For the purpose of our celebration, the partners agreed goodwill would be valued at 20,000 but not retained in their books. जब गुडविल बुक्स में रिटेन नहीं होती तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करते हैं। कौन से पार्टनर्स? न्यू पार्टनर्स। तो जब गुडविल बुक्स में रिटेन नहीं हो रही है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हुई होगी, और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हुई होगी। आर वुड इंट्रोड्यूस कैश ऑफ 40 एंड मोटर व्हीकल ऑफ 10,000। ये चीज़ें ये लेकर आएगा। आर वुड बी एंटाइटेड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। इसको 5,000 की सैलरी हर साल दी जाएगी। व्हाट वाज आर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इमीडिएटली आफ्टर हिज एडमिशन
एडमिशन पर इसका जो कैपिटल अकाउंट होगा उसका बैलेंस क्या होगा? कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। अगर हम कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, अगर हम कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, देखिए ये लेट्स से एक पार्टनर्स का जो है ना वो आर का कैपिटल अकाउंट है, 40,000 कैश लेकर आया, कैश डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 40,000। 10,000 की मोटर व्हीकल लेकर आया, मोटर व्हीकल डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000। 20,000 की गुडविल थी और ये नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1, यानी कि 20,000 के आप 5 हिस्से कर लो और आर जो है उसके हिस्से में एक हिस्सा है ना 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि गुडविल कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल का अकाउंट क्रेडिट 4,000 से। तो इफेक्टिवली इसका बैलेंस क्या आ जाएगा? ये 50,000 की टोटल चीज़ है, यहाँ पे भी 50,000 होना चाहिए और जो कैरी डाउन निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 50,000 माइनस 4,000, यानी कि 46,000 होगा। ठीक है जी, तो आपके पास जो 14 है उसका आंसर बी बन जाएगा। 15 पर चलते हैं। हेनरी एंड ली कमेंस इन पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी, देयर वाज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो कुछ बातें अप्लाई करनी होती हैं और इस सवाल में जैसे तक वो बातें आ रही होंगी मैं आपको रिकैप करवा कर और उसको डिस्कस कर कर और सॉल्व करता रहूँगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो हेनरी का 5,000 है और ली का 6,000 है। लोन टू पार्टनरशिप, ली ने 1,000 रुपये लोन भी दिया हुआ है पार्टनर्स को, पार्टनरशिप को। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, बिफोर द लोन इंटरेस्ट वाज 8850, व्हाट वाज लीज शेयर ऑफ द प्रॉफिट? देखिए 8850 जो है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हमें ये एज्यूम करना होता है कि जो पार्टनर ने लोन दिया होगा वो 5% के इंटरेस्ट पर दिया होगा, यानी कि अगर 1,000 रुपये का लोन दिया है तो उसमें पार्टनर को 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 50। तो इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना हुआ? 8800। दूसरी चीज़, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं मौजूद होता, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं मौजूद होता तो प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड किया जाता है, यानी कि अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 2 हिस्से किए जाएंगे और एक के हिस्से में 4400 आएंगे। तो ली का प्रॉफिट का हिस्सा 4400 होगा, 15 का आंसर ये होगा। ठीक है, 2 बातें, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, सवाल में कोई रेशो नहीं दिया हुआ, तो प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट मेंशन मौजूद नहीं है तो लोन जो अगर कोई पार्टनर देगा उस पर उसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। 16, LMNR partnership sharing profits and losses equally. L retired when the credit balance of her capital on a capital and current account was 100,000 and 40,000। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में कितना कितना पैसा था? कैपिटल अकाउंट जो है उसका बैलेंस था 100,000 और करंट अकाउंट का बैलेंस था 40,000, यानी कि टोटल बैलेंस था 1,40,000। पार्टनरशिप एसेट्स वर रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 60,000। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनर्स के एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है या उनकी वैल्यूएशन को चेक कर कर और उनको करेक्ट वैल्यू पे लेकर आया जाता है। अब अपवर्ड रीवैल्यूएशन अगर 60,000 की हुई है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मेरे नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स होंगे जिनकी वैल्यू अपवर्ड गई है, ऊपर गई है, उससे उनको 60,000 से हम डेबिट करेंगे और LMN जो 3 पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो 20,000, 20,000 और 20,000 ऐसा होगा। ठीक है जी, ये रीवैल्यूएशन करी जाती है जब कोई पार्टनर आता है या जाता है। इसका मतलब इतना बैलेंस तो था, फिर जो है वो एल रिटायर हो रहा है तो एल को रीवैल्यूएशन का भी 20,000 का फ़ायदा मिलेगा, यानी कि 160 पर इसका बैलेंस चला जाएगा, इसके अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाएगा। एल टू हाफ द अमाउंट ड्यू टू हर ऑन रिटायरमेंट, जितना अमाउंट बनता है इससे बोले भाई आधा मुझे घर लेकर जाना है। ठीक है, यानी कि 80,000 घर लेकर जाना है, बाकी बच कितना गया? बाकी बच गया कैपिटल अकाउंट में 80,000। द अदर हाफ वॉज लेफ्ट एज अ लोन टू द बिजनेस, यानी कि बाकी बचा हुआ, यानी कि 80,000 जो इसने पार्टनर्स को लोन दिया होगा। हाउ मच वॉज एल पेड फ्रॉम दी पार्टनरशिप बैंक अकाउंट ऑन अ रिटायरमेंट, जो इसने घर पर लेकर गई है वो इसको बैंक अकाउंट से पे किया होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट किया होगा, यानी कि 80,000, यानी कि 16 का आंसर होगा डी।
मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों ने जो है वो ये टॉपिक्स कवर करे हुए हैं, तभी MCQs आप आराम से कर सकते हैं। 17 कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी रिसेंटली मेड अ राइट्स इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ $0.5 पर शेयर। राइट्स इशू क्या है, बोनस इशू क्या है, राइट्स इशू करता है तो डबल एंट्री क्या है, इसके लेक्चर सेपरेटली मौजूद हैं, चाहिए तो बता देना। द राइट्स इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। The statement of the financial position showed the following information after the rights issue was made. यानी कि ये पोजीशन वो है जो राइट इशू के बाद है। Which amount was debited to the company's bank account when the rights issue was made? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने राइट्स इशू हुए होंगे। लेकिन इन थाउजेंड्स अगर वर्किंग करें ना, इन थाउजेंड्स अगर वर्किंग करें तो 1200,000 के इशूड शेयर कैपिटल आ रहा है और एक शेयर $1 का है। इसका मतलब 1200,000 शेयर्स है आफ्टर राइट्स इशू। अच्छा, राइट्स इशू क्या था? वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 3 हेड। इसका मतलब अगर किसी के पास 3 शेयर्स थे तो उसको एक और शेयर दे दिया गया था और उसके 4 शेयर्स कर दिए गए थे। इसका मतलब रेशियोज के हिसाब से चलें तो क्योंकि ये आफ्टर इशुएंस है, आफ्टर इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स है, तो ये 1200 होगा। इन थाउजेंड्स बात कर रहे हैं। अब इस राइट्स इशू से पहले कितने शेयर्स होंगे कंपनी में? 1200 जो है वो आफ्टर राइट्स इशू है, यानी कि 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, तो 3 हिस्से कितने होंगे? 4 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 900। और राइट्स इशू के कितने हिस्से होंगे? 1200 आफ्टर राइट्स इशू है, आफ्टर राइट्स इशू यानी कि 4 हिस्से हैं, तो 4 से डिवाइड करो और एक हिस्से की वैल्यू निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 से। इसका मतलब ये हो गया कि राइट्स इशू से पहले 900,000 शेयर्स इशू हुए थे और मैंने 300,000 शेयर्स का राइट्स इशू करा होगा। राइट्स इशू करने से पहले जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा ना वो 900,000 होगा, 30 ऊपर लिखेगा ना, ठीक है जी। जब आपने राइट्स इशू करा तो जाहिर सी बात है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए और वो 300 से इंक्रीज हुए, क्योंकि 900 शेयर से हर किसी के पास जिसके पास 3 शेयर से उसको एक और शेयर दिया। आपने हिसाब ऐसे किया होगा कि यार 900,000 डिवाइडेड बाई 3, हर 3 शेयर्स पर एक राइट्स इशू किया है तो 3 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई 300,000 नए शेयर्स इशू करें। अच्छा, जब आपने राइट्स इशू किया, जब आपने 300,000 शेयर्स का राइट्स इशू किया तो सवाल ये कहते हैं कि 50.5 के प्रीमियम पर किया। 0.5 के प्रीमियम पर करने का मतलब ये कि आपने 300,000 शेयर्स तो इशू करे लेकिन एट $1.50 ईच करे होंगे। एट $1.50 ईच क्यों करे होंगे? इसलिए क्योंकि आपने पार वैल्यू $1 थी, आप 0.5 के प्रीमियम पर कर रहे हो तो 1.5। सर डबल एंट्री क्या पास हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट में होगा, 300,000 शेयर्स इंटू 1.5 के हिसाब से पैसा आया, बैंक डेबिट। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट में होगा, 300,000 शेयर्स हैं और 300,000 जो शेयर्स हैं वो 1 के हिसाब से इसको क्रेडिट किया होगा। और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कितने से हुआ होगा? शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुआ होगा कितने शेयर से? सॉरी 300,000 शेयर से। हर शेयर पर प्रीमियम कितना है? 0.5। ये डबल एंट्री पास होगी। इसका मतलब सवाल ने हमसे ये पूछा था कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया होगा, तो 4.5 लाख आंसर होगा। अगर फॉर एग्जांपल सवाल ये पूछ लेता, फॉर एग्जांपल पूछ लेता, ऐसे ही एक बात कह रहा हूँ, अगर सवाल ये पूछ लेता कि राइट्स इशू से पहले शेयर प्रीमियम के अकाउंट का बैलेंस कितना होता, तो देखिए ये जो 300,000 का बैलेंस है ये राइट्स इशू के बाद है। राइट्स इशू की वजह से 1.5 लाख से शेयर प्रीमियम का अकाउंट इंक्रीज हुआ है, क्रेडिट हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि शेयर प्रीमियम का अकाउंट का बैलेंस बिफोर राइट्स इशू 300,000 माइनस 150,000 यानी कि 1.5 लाख पर होगा अगर पूछता तो। वैसे पूछा नहीं है उसने, सिर्फ ये पूछा बैंक में कितने पैसे। 18 a company's year end is 31st December. During the year ended 31st December 2018, it paid the following dividends. Final dividend for the year ended 31st December 2017. 2017 का फाइनल डिविडेंड 18 में पे होता है, वो किया। इंटरिम डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018 8,000। इंटरिम डिविडेंड का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड पे किया। फाइनल डिविडेंड का मतलब ये है कि जो साल के आखिर में डिविडेंड पे किया। On 1st of Feb 2019, it declared a final dividend of $10,000 for the year ended 31st of December 2018. 18 का फाइनल डिविडेंड, 2018 का फाइनल डिविडेंड 2019 में पे होगा। How much should be recorded for dividend in the statement of changes in equity for the year ended 31st December 2018? बड़ा सिंपल सा सवाल है। 17 का फाइनल 18 में, 18 का इंटरिम 18 में, यानी कि ये दो अमाउंट्स, यानी कि 23,000, यानी कि आंसर इज सी। सर जो 18 का जो फाइनल है बेटा वो अकाउंट्स बनने के बाद अप्रूव होता है और 19 में जाता है।
अगला सवाल, विच इन्फॉर्मेशन वुड एन इन्वेस्टर गेन बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर जो यूज़र होता है, इन्वेस्टर होता है, उसको क्या नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिलती है। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग फ्यूचर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स। उसको ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में कंपनी किस तरह से ट्रेडिंग करेगी। हरगिज़ नहीं, वो तो फ्यूचर जब आएगा तब उसको पता चलेगा कि कंपनी ने क्या प्लान्स बनाए हैं। आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता नहीं चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि नोट्स टू दी अकाउंट्स, कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारी चीज़ें। आइडेंटिफाइंग दैट अमाउंट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स, कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड कितने पे करेगी ये पता चल जाएगा भाई। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हर साल प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है और डिसाइड होता है। आइडेंटिफाइंग दैट द एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, बिल्कुल ये पता चल सकता है, यानी कि ये डी सही आंसर होगा। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का आप हैंड आउट और लेक्चर देखिएगा। गोइंग कंसर्न का मतलब ये कि हम ये एज्यूम करते हैं कि कंपनी जो है वो फोर्सेबल फ्यूचर के लिए चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अगर कोई कंपनी बंद होने वाली होती है तो उसके अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनते हैं और उसकी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स की वैल्यू आ रही होती है वो उनकी रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जिस अमाउंट पर वो बिक रहे होंगे उस वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है। अदरवाइज हम कंपनी के अकाउंट्स में जो एसेट्स की बुक वैल्यू लिखते हैं, एसेट्स की जो वैल्यूज़ लिखते हैं वो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ लिखते हैं और हमें ये अकाउंट से पता चल सकता है। इवन नोट्स टू दी अकाउंट, जब आप थोड़ा सा आगे अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो उसमें हमें एक नोट में लिखना होता है कि यानी कि नोट्स टू द अकाउंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है, उसमें ये मेंशन करना होता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न होगी या नहीं, तो ये पता चल सकता है। 20, the following information is available for a limited company. What was the return on capital employed? Return on capital employed का फॉर्मूला आपके पास जो है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 40475 दिया हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके पास 75,000 के डिपेंजर्स हैं, 75,000 के डिपेंजर्स हैं, 75,000 के डिपेंजर्स हैं, 1 लाख के शेयर कैपिटल की अमाउंट है और रिटेन अर्निंग्स भी कैपिटल एम्प्लॉयड का ही हिस्सा है, यानी कि 13569। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 40475 विच इज़ आवर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज़ 310679, यानी कि 13 पॉइंट, अगर इसको मैं परसेंटेजेस में कन्वर्ट करूँ तो ये तकरीबन 13.03% बनता है, विच मीन्स कि आंसर सी होगा। तो इस लेक्चर में मैंने मज़ीद 10 सवाल आप लोगों के साथ इस पास पेपर के डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले 10 सवालों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।